चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जनरल इंग्लिश बाय सोमस में। और आज फिर होमोफोन्स का तीसरा सीरीज, यानी कि तीसरा सीरीज नहीं, तीसरा पार्ट, ठीक है। होमोफोन्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तीसरा पार्ट लेके आए हैं और इसमें भी 7 इंपॉर्टेंट होमोफोन्स हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। और जरा इसको बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप करके देखिएगा तो हो सकता है कि पूरा क्लियरली समझ में ना आए, ठीक है। और यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कहीं एक लेटर का कहीं 2 लेटर का, तो उस पर गौर कीजिएगा, ठीक है। मेन इसका फोकस स्पेलिंग पे होता है, क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और मीनिंग में ज्यादा डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसेंट और डिसेंट, ये डिसेंट और ये डिसेंट, एक है DECENT और एक है DISSENT, ठीक है। तो ये जो डिसेंट है DECENT, इसका मतलब होता है डिसेंट लुकिंग, यानी कि गुड लुकिंग, ठीक है। या फिर शालीन, आज बड़े शालीन दिखना, या फिर अच्छा दिखना, तो उसको कह सकते हैं डिसेंट। जैसे कि कोई आज बहुत अच्छा कपड़ा पहना है तो बोलेंगे, या फिर बहुत ही बढ़िया कपड़ा पहना है, सूटेबल कपड़ा पहना है, तो कह सकते हैं आज बड़े डिसेंट कपड़ा पहना है, ठीक है। या फिर आज तुम बहुत डिसेंट दिख रहा है, शालीन दिख रहा है, तो उस अर्थ में इसका मतलब होता है शालीन, ठीक है। या फिर गुड लुकिंग कर सकते हैं, गुड लुकिंग, ठीक है। ये वो शालीन या गुड लुकिंग, DECENT, डिसेंट। डिसेंट, DISSENT। अब यहाँ पर क्या है इसका मतलब? इसका मतलब होता है असहमत होना, यानी कि डिसएग्रीमेंट। क्या हो जाएगा? डिसएग्री होना, किसी से असहमत होना, तो ये हो जाता है असहमत, ठीक है। असहमत, असहमत होना, ठीक है, इसको कह सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं, कोशिश करते हैं कि DECENT और DISSENT में किस प्रकार से क्वेश्चन सेट होता है। तो ये तो समझ गया, डिसेंट मतलब शालीन या फिर गुड लुकिंग, और DISSENT डिसेंट मतलब असहमत हो। ही ऑलवेज वियर्स डिसेंट क्लॉथ्स, यहाँ पर तो क्लियर है, ही ऑलवेज वियर्स डिसेंट क्लॉथ्स, ये होगा, ये नहीं होगा कि वो असहमत है, DISSENT मतलब तो असहमत होता है। ही एक्सप्रेस्ड हिज डिसेंट या फिर डिसेंट टू माय प्रपोजल, ठीक है, उसने अपना असहमति जताया, ठीक है, उसने क्या किया? ही एक्सप्रेस्ड हिज डिसेंट, तो यहाँ पर तो DISSENT होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है असहमत होना, और ये DECENT नहीं होगा, यानी कि उसने मेरे प्रपोजल के प्रति अपना असहमति जताया, ठीक है, असहमति जताया, तो ये डिसेंट हो जाएगा, DISSENT। अगला देखते हैं, फिर से डिसेंट, फिर से डिसेंट। तो यहाँ पर क्या है, ये डिसेंट और ये डिसेंट, अब देखिए DESCENT और DESCEND, अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसमें, जैसे हम लोग कल पढ़े थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे एडवाइस और एडवाइस, एक में CE था और एक में SE था, तो क्या फर्क था? CE वाला नाउन था और SE वाला वर्ब था, उसी प्रकार का डिफरेंस यहाँ भी है, ये नाउन है, ठीक है, और ये वर्ब है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है अवरोहन, यानी कि उतरना, ठीक है, अवरोहन करना, तो ये हो जाएगा डिसेंट, अवरोहन कर सकते हैं, इसका मीनिंग है। और एक और मीनिंग होता है वंशज, ठीक है, वंशज या अवरोहन, तो और इसका मतलब होता है अवरोहन करना, यानी कि उतरना, ठीक है, नीचे उतरना, ये वर्ब के रूप में आएगा और ये नाउन के रूप में आएगा, ठीक है, ये नाउन हो गया और ये वर्ब के रूप में आएगा डिसेंट, उतरना। और एक और नाउन इसी का मीनिंग वो है वंशज, ठीक है, एग्जांपल समझेंगे। तो इसका पहले लिख देते हैं यहाँ पर, इसका मतलब होता है अवरोहन, ठीक है, अवरोहन, और ये होता है उतरना, ठीक है, उतरना वर्ब के रूप में यूज हुआ, और ये अवरोहन, अवरोहन का मतलब ये होता है उतरना ही, ठीक है, ये वर्ब, ये नाउन के रूप में यूज हुआ और ये वर्ब के रूप में यूज हुआ। अब यहाँ देखते हैं, यू शुड डिसेंट या फिर डिसेंट द स्टेयर्स केयरफुली, तुम्हें, अब यहाँ उतरने का बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, शुड के बाद क्या लगता है? शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, शुड के बाद क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हमारा हम जान रहे हैं कि DESCENT, एंटी नहीं, DESCENT क्या है? वर्ब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा और टी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि शुड के बाद क्या आ रहा है? वर्ब आना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर, यहाँ आपको फंसाया जा सकता है एग्जामिनेशन में, यू शुड इसको हटा देगा और यहाँ डिसेंट दे देगा, यू शुड डिसेंट द स्टेयर्स। अब वहां पर डिसेंट मतलब भी उतरना होता है और डिसेंट मतलब भी उतरना होता है, लेकिन क्योंकि वो वर्ब है तो इसीलिए उसमें
डी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यू शुड डिसेंड यानी कि डी का प्रयोग किया गया है वर्ब वाले में और टी नाउन वाले में। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं द डिस्टेंट, क्या है, द डिसेंट ऑफ द माउंटेन, ठीक है। द डिसेंट ऑफ द माउंटेन या फिर डिसेंट, अब यहाँ पर क्या करेंगे, द डिसेंट या फिर डिसेंट। अब यहाँ पर तो ये नाउन के रूप में यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, नाउन के रूप में। यहाँ क्या करेंगे, द डिसेंट ऑफ द माउंटेन वाज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि पहाड़ का जो अवरोहण था वो बड़ा ही डिफिकल्ट था। पहाड़ का अवरोहण इस सब्जेक्ट में आया है, किस चीज का अवरोहण, तो पहाड़ का अवरोहण। द डिसेंट ऑफ द माउंटेन वाज वेरी डिफिकल्ट, ये पूरा का पूरा नाउन है। द डिसेंट ऑफ द माउंटेन वाज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टी वाला लगेगा और ये डी वाला नहीं लगेगा क्योंकि डी वर्ब के रूप में आता है। तो पहाड़ का अवरोहण बड़ा ही कठिन था। द डिसेंट ऑफ द माउंटेन वाज वेरी डिफिकल्ट। अगला देखते हैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। यहाँ पे वही है, सेम एडवाइस और एडवाइस वाला हाल है यहाँ। तो ये जो प्रैक्टिस है ये नाउन है, ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस है ये वर्ब है। अब दोनों का मतलब, इसका मतलब अभ्यास करना, प्रैक्टिस मतलब क्या, अभ्यास करना, ठीक है। तो अभ्यास करना इसका मतलब क्या होता है, अभ्यास करना, ठीक है। अभ्यास ये हो जाता है करना, ये PRACTIS, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना, और इसका मतलब होता है अभ्यास, इसका मतलब फिर होता है अभ्यास, ठीक है, समझा। तो ये नाउन के रूप में अभ्यास और प्रैक्टिस वर्ब के रूप में अभ्यास करना। एग्जांपल ध्यान से देखते हैं, यू शुड प्रैक्टिस हार्ड। अब यहाँ पर क्या है, शुड प्रैक्टिस हार्ड, शुड के बाद फिर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि SE वाला क्या है, वर्ब है, ठीक है, और ये गलत हो जाएगा। यू शुड प्रैक्टिस हार्ड यानी कि यू शुड PRACTISE, ये वाला SE वाला लगेगा क्योंकि वो वर्ब है और शुड के बाद वर्ब चाहिए। अब अगला देखते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा इज बेनिफिशियल फॉर बोथ बॉडी एंड माइंड। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा यानी कि योगा का निरंतर प्रैक्टिस दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, किसका, माइंड और बॉडी दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, नाउन के रूप में आया है, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा यानी कि योगा का निरंतर अभ्यास, योगा का निरंतर अभ्यास, अभ्यास करना नहीं है यहाँ पर, अभ्यास सिर्फ रुका हुआ है अभ्यास पे, योगा का अभ्यास, ठीक है। और यहाँ क्या था, प्रैक्टिस, यू शुड प्रैक्टिस हार्ड, तुम्हें कड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, तुम्हें कड़ी मेहनत करना चाहिए, यानी कि कड़ा अभ्यास करना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना का बात हो रहा था, इसलिए यहाँ पर SE का प्रयोग हुआ, और यहाँ सिर्फ अभ्यास का बात हो रहा है, योगा का निरंतर अभ्यास हमारे मस्तिष्क और यानी कि हमारे मन और शरीर के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। तो इसीलिए ये वाला प्रैक्टिस नहीं होगा यहाँ पर, और ये प्रैक्टिस होगा नाउन होगा। रेगुलर प्रैक्टिस PRACTICE, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा इज बेनिफिशियल फॉर बोथ बॉडी एंड माइंड, ठीक है। अगला है इलिजिबल और इलिजिबल, इलिजिबल और इलिजिबल, फिर वही स्पेलिंग में E और I का डिफरेंस है और प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, तो यहाँ भी कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ये जो एलिजिबल है इसका मतलब होता है एलिजिबल, और थोड़ा सा डिफरेंस है, एलिजिबल और इलिजिबल, इलिजिबल और ये एलिजिबल, खैर प्रोनाउंसिएशन का फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर देखना है, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है, योग्य, योग्य, आप इस चीज के लिए वर्दी हैं यानी कि आप योग्य हैं, तो एलिजिबल हो गया। और ये इलिजिबल यानी अस्पष्ट, ये क्या हो गया, अस्पष्ट, ये हो गया अस्पष्ट, ये हो गया एलिजिबल यानी योग्य है, सूटेबल है, सूटेबल भी कर सकते हैं, और इलिजिबल यानी अस्पष्ट है। एग्जांपल समझते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल या इलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब तुम इस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं हो, तुम इस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं हो, तो क्या होना चाहिए, ये वाला सही है और ये गलत है, हाँ यहाँ पर, ठीक है। तो गलत कौन सा है इसमें, एलिजिबल सही है, ये वाला सही है और ये गलत है, ठीक है। यानी कि यू आर नॉट एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल मतलब योग्य या फिर सुटेबल, और इलेजिबल माने अस्पष्ट, तो अस्पष्ट तो नहीं होगा, तुम इस पोस्ट के लिए अस्पष्ट हो ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम इस पोस्ट के लिए
सुटेबल नहीं हो, यानी कि योग्य नहीं हो, ठीक है, एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, योग्य नहीं हो। अगला देखते हैं, योर एलिजिबल हैंडराइटिंग इज योर वीक पॉइंट। अब यहाँ पर योर इलेजिबल हैंडराइटिंग इज योर वीक पॉइंट, तुम्हारा अस्पष्ट हैंडराइटिंग तुम्हारा कमजोर बिंदु है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेजिबल सही हो जाएगा और एलिजिबल गलत हो जाएगा। योर इलेजिबल हैंडराइटिंग इज योर वीक पॉइंट, यानी कि तुम्हारा जो वीक पॉइंट है, यानी कि तुम स्कोर नहीं कर पा रहे हो, उसका कारण क्या है, तुम्हारा अस्पष्ट हैंडराइटिंग। तो योर इलेजिबल हैंडराइटिंग इज योर वीक पॉइंट कर सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अस्पष्टता का बात हो रहा है यहाँ पर, तो ILLEGIBLE हो जाएगा, यानी कि इलेजिबल, आई वाला हो जाएगा, आई से अस्पष्ट और ई वाला में योग्य, ठीक है। अगला देखते हैं, कॉन्टेगियस, यहाँ भी एक ही लेटर का क्या कहते हैं, ए और आई और थोड़ा सा ओ यू में फर्क है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम हो जाता है। कॉन्टेगियस इसको कहते हैं कॉन्टेजियस, इसको कहेंगे कॉन्टेजियस, और ये होता है कॉन्टिगुअस, ठीक है। ये कॉन्टेजियस और ये कॉन्टिगुअस, तो अंतर क्या है, तो ये जो कॉन्टेजियस है इसका मतलब होता है स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टैक्ट, यानी कि कॉन्टैक्ट से फैलने वाला कोई रोग, ठीक है, या फिर कोई भी चीज कॉन्टैक्ट से फैलने वाला, इसको कह सकते हैं स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट, स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट, यानी कि कॉन्टैक्ट से, छुआछूत से फैलने वाले को कॉन्टेजियस कहते हैं, कॉन्टेजियस। और ये कॉन्टिगुअस है, यानी कि शेयरिंग द सेम बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री जो है वो दोनों का सेम है, यानी कि दो चीज ऐसा है जिसका बाउंड्री, दो स्टेट्स ऐसे हो सकते हैं जिसका बाउंड्री सेम है, तो उसको कहेंगे हम लोग कॉन्टिगुअस। ये क्या होता है, शेयरिंग सेम बाउंड्री, ठीक है, एक ही बाउंड्री शेयर करना, यहाँ से एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, एक ही बाउंड्री शेयर करने को कहते हैं कॉन्टिगुअस। और ये कॉन्टेजियस, यानी कि स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट, छुआछूत से फैलना। तो कोविड-19 इज ए कॉन्टेजियस या कॉन्टिगुअस डिजीज, तो यहाँ तो कोविड-19 क्या है, छुआछूत से फैला है, तो यानी कि ये कॉन्टैक्ट से फैलने वाला बीमारी है, तो इसीलिए कॉन्टेजियस हो जाएगा, और ये कॉन्टिगुअस नहीं होगा। कॉन्टिगुअस में होता है कि समान बाउंड्री शेयर करना, यानी कि समान सीमा शेयर करना। बिहार एंड झारखंड आर कॉन्टेगियस या कॉन्टेजियस स्टेट्स, तो बिहार और झारखंड कॉन्टेजियस या कॉन्टेगियस, तो कॉन्टिगुअस हो जाएगा, कॉन्टेजियस नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टेजियस में क्या होता है, छुआछूत, यानी कि स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट। तो यहाँ तो कोई तर्क नहीं बनता है स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट का यहाँ बिहार और झारखंड में, इसीलिए यहाँ पर कॉन्टिगुअस होगा। इसका मतलब है समान बाउंड्री शेयर करना, यानी कि दोनों का ही बाउंड्री है। अगला है जेलस और जेलस, यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन सेम है लगभग, जेलस और जीरस। तो एक चीज समझना है यहाँ, जेलस और जीरस, जील, GEAL, जील मन होता है जोश, ठीक है, तो ये उसी से बना हुआ है जेलस। तो इस जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या, इसका मतलब होता है ईर्ष्या, और इसका मतलब होता है जोश, ठीक है, जोशीला कर सकते हैं। जेलस एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक कर सकते हैं, जोशीला जिसका नाउन है एंथुजियाज्म, ठीक है। तो जेलस यहाँ जोशीला हो गया, और जेलस यहाँ ईर्ष्या से संबंधित हो गया, यानी कि जलन का भावना से संबंधित हो गया। तो एग्जांपल समझते हैं, माय फ्रेंड इज वेरी जेलस अबाउट हिज न्यू जॉब। अब यहाँ पर जेलस ये वाला होगा कि ये वाला होगा, मेरा दोस्त जो है वो अपने नए जॉब से बहुत ही उत्साहित है, यानी कि बहुत ही जोश भरा हुआ है, ठीक है, अपने नए जॉब को लेकर के बहुत ही जोशीला महसूस कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जेलस हो जाएगा, ये जेलस नहीं होगा, ये तो जलनशील वाला है। JEALOUS ये होता है जलनशील वाला, यानी कि ईर्ष्या वाला, और ये हो जाता है जेलस, यानी जोशीला, यानी उत्साहित होना। तो माय फ्रेंड इज वेरी जेलस अबाउट हिज न्यू जॉब, अपने जॉब को लेकर बहुत ही उत्साहित है। अगला है, यू शुड नॉट बी जेलस या जेलस ऑफ हिज सक्सेस, तुम्हें उसके सक्सेस से नहीं ईर्ष्या करना चाहिए, उसके सफलता से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाता है, यू शुड नॉट बी जेलस, अब ये वाला जेलस, ये वाला जेलस, तो यहाँ तो ईर्ष्या का बात हो रहा है, इसीलिए ये वाला जेलस हो जाएगा, और ये जेलस गलत हो जाएगा। यू शुड नॉट बी जेलस, JEALOUS और जेड वाला गलत हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं, रेन और रेन। अब यहाँ पर
REIGN है और REIN है। फिर से स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, जी यहाँ आया है और यहाँ जी नहीं है। तो ये जो रेन होता है इसका मतलब होता है शासन। इसका मतलब क्या होता है? शासन, रूल। शासन यानी रूल। और इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है लगाम। ठीक है, इसका मतलब होता है लगाम, लगाम नहीं, लगाम। ठीक है, घोड़े का लगाम। या फिर टू कंट्रोल, ये क्या होता है? कंट्रोल। तो रेन लगाम, लगाम के लिए जब यूज करेंगे हम लोग तो नाउन के रूप में यूज हो जाएगा, और जब कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे तो वो वर्ब के रूप में यूज हो जाएगा, यानी कि टू कंट्रोल। इसको टू कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि लगाम लगाना, तो ये वर्ब हो गया। और सिर्फ लगाम को बात करेंगे तो ये नाउन हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं। और ये रेन शासन हो गया, इसको कहते हैं रूल करना, शासन करना। तो एग्जाम्पल देखिए, द रेन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इज नोन एज द गोल्डन पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री। तो गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश कह सकते हैं। गुप्त वंश का जो शासन था, गुप्त वंश का जो शासन था वो भारतीय इतिहास में सुनहरा काल माना जाता है। तो यहाँ पर ये रेन होगा REIGN और REIN नहीं होगा। ठीक है, REIGN, ये रेन मतलब गुप्त काल का शासन, योग्य ये रेन हो गया। और REIN नहीं होगा क्योंकि उसका मतलब तो लगाम होता है। अगला देखते हैं, इट इज एसेंशियल टू कीप a tight rein on your expenditures. It is essential to keep a tight rein. अब यहाँ पर टाइट रेन की बात किया जा रहा है, सख्त लगाम, सख्त लगाम का बात किया जा रहा है। तो ये जो रेन नहीं होगा, ये रेन होगा। ठीक है, REIN, REIN माने कि टू कंट्रोल, टू कंट्रोल, टू कीप ए टाइट रेन ऑन योर एक्सपेंडिचर, यानी कि अपने खर्चों पर तुमको टाइट लगाम लगाना चाहिए, यानी कि कंट्रोल लगाना चाहिए। इट इज एसेंशियल, ये आवश्यक है, टू कीप ए टाइट रेन ऑन योर एक्सपेंडिचर, ये आवश्यक है कि तुम अपने खर्चों पर सख्त लगाम लगाओ। ठीक है, तो ये हो गया रेन, REIN और REIGN गलत हो गया। तो इस तरह से 7 होमोफोन्स को देखे हम लोग ने। ठीक है, अगर कोई कहीं पर कोई समझ नहीं आया हो या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, यदि वीडियो पसंद आया हुआ हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।